नहीं तो पश्चिम बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी के पास काफी कार्यकर्ता हैं और ममता बनर्जी किसी एक खास समाज के या एक दो समाजों की नेता ना होकर पश्चिम बंगाल में लगभग पश्चिम बंगाल के सभी समाजों में उनकी साख है। बार बार चुनाव जीत के उन्होंने साबित किया है। वो तेजस्वी यादव की तरह नहीं है केवल मुस्लिम यादव नेता ही हों या केवल पिछड़े वर्ग की नेता हों या भद्र लोग बंगाली की ही नेता हों। वो मुसलमानों में भी उनकी पैठ है, उनकी पैठ पिछड़े वर्ग के बंगालियों में भी है उनकी पैठ, जो अभिजात बंगाली हैं उनके उनके अंदर भी उनकी पैठ है। तो उनके पास कार्यकर्ता भी बहुत हैं बड़े पैमाने पर। तृणमूल कांग्रेस किसी भी तरीके से बंगाल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली संगठन है। सबसे तो सबसे बड़ी बात ये है अभय जी, आपको बीच में रोक रहा हूँ, कि वहाँ पे सरकार ममता बनर्जी की है। हाँ, सरकार भी उनके पास है, यानी ये सबसे सरकारी बड़ा अमला उनके बेनिफिट है। खिलाफ नहीं जाएगा। हाँ। तो इससे क्या लगता है कि जहां पर विपक्ष की सरकार होगी, क्या वहां पर एसआईआर की काट ज्यादा अच्छी तरीके से की जा सकेगी? या चूंकि विपक्ष की सरकारें नहीं होती हैं कई प्रांतों में, इसलिए एसआईआर की काट नहीं हो पाती? देखिए, इसका ताज़ा उदाहरण जो है वो बिहार है, क्योंकि बिहार में पहला एसआईआर हुआ और बहुत कम समय में हुआ और उसके बाद चुनाव हुआ। तो मुझे लगता है कि सरकार एनडीए की थी तो उनको फ़ायदा मिला इस बात का। अब ये हमें समझ में आएगा कि जिन 12 राज्यों के एसआईआर की घोषणा की गई है, उसमें अब असम को अगर छोड़ दें, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और केरल में सरकार, मुझे लगता है शायद केरल उसमें नहीं है। इन दोनों राज्यों में एसआईआर किस तरीके से होगा और विपक्षी पार्टियों की सरकार होने का क्या फ़ायदा इनको मिल सकता है, वो देखना पड़ेगा। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एनडीए की सरकार होने का फ़ायदा एसआईआर के एक्सरसाइज़ को मिला है और इससे सरकार को फ़ायदा हुआ है। लेकिन अब जब अगले साल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद चुनाव में जाएँगे, उसके नतीजे हमें ये बताएँगे कि क्या सही मायने में इसका फ़ायदा सत्ताधारी दल को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। उसपे ये कहना अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, क्योंकि बिहार का जो नतीजे हैं, वो ये बताते हैं। अब देखिए, 2020 के मुकाबले 2025 में बिहार में 75 लाख ज़्यादा वोटिंग हुई है और लगभग 61 लाख के आस-पास, 65 लाख के आस-पास हमने वोट काट दिए और 21 लाख नए वोट जोड़ दिए। तो जब रिजल्ट नहीं आया था, तो मेरी जिज्ञासा इस बात को लेके थी कि 75 लाख वोट कहाँ गया है? लेकिन जब मैं अब आंकड़े उठा के देखता हूँ, तो उसमें समझ में ये आता है कि 10,000 जो खाते में भेजे गए महिलाओं के खाते में, वो सीधी-सीधी एक सरकारी घूस थी। पहले नेता चुनाव में पैसे दे के वोट खरीदते थे, अब सरकारी पैसे के ज़रिए वोट परचेज़ की जा रही हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण जो है वो, और मैं ऐसा मानता हूँ अभय जी, कि ये गलत ट्रेंड सेट हो रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी नुकसान पहुँचाने वाला है। एक तरफ आप 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, दूसरी तरफ आप कहते हो कि ये हमारी अचीवमेंट है। अचीवमेंट नहीं है, अगर देश के 80 करोड़ लोग आपसे राशन लेकर रोटी खा रहे हैं, तो ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। और उसके बाद आपने ये ट्रेंड सेट कर दिया कि नहीं, अब 10,000 जो हमने भेजे हैं, आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है संख्या बढ़ जाएगी, जिसका सीधा बोझ सरकारों के ऊपर आएगा। और रेवड़ी कल्चर जो डेवलप हो रहा है देश के अंदर, ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए मुझे लगता है कोई सकारात्मक सोच नहीं है। हालाँकि पीएम कहते रहे हैं कि नहीं, रेवड़ी कल्चर बंद होनी चाहिए, लेकिन जब वो दिल्ली में भाषण देते थे केजरीवाल के सामने, तो कहा था रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए। लेकिन जब वो बाहर बोलते हैं तो उनकी सरकारें खुद ही कहती हैं कि नहीं, हमें ये लोगों को देना है। तो ये 2 तरफ का मामला है। अब मुझे ये देखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या चुनाव आयोग, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन और केरल केरल की सरकार को भी चुनाव के बीच में पैसे, सरकारी पैसे लोगों के खाते में भेजने की अनुमति देगा, या फिर ये स्पेशल स्कीम सिर्फ एनडीए की सरकारों के लिए है? तो आपकी बात का मतलब अभी तक ये निकला है कि जो शक्तिशाली क्षेत्रीय शक्तियां हैं या जहां पर एनडीए की सरकार नहीं है, वहां पर कार्यकर्ताओं की दम पर योजना बनाकर एसआईआर में भारतीय जनता पार्टी की जो शरारत है, उस शरारत की काट तैयार करनी चाहिए। इसके खिलाफ कोई बड़ा जन आंदोलन करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जन आंदोलन जो मतदाताओं की और समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है या गवर्नेंस से संबंधित समस्याएं हैं, जन आंदोलन वगैरह उसके खिलाफ आयोजित करने चाहिए। मुझे लगता है अब कि एक एक आपने एक छोटी-सी बात और जोड़ दूँ उसके अंदर, लेकिन जो देश की मौजूदा स्थिति है, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी
कि सरकार देश के अधिकतर राज्यों में है, कुछ एक बहुत कम राज्य हैं, उनकी सरकार नहीं है। तो इसका मतलब है कि एसआईआर उन राज्यों में तो कामयाब हो ही जाएगी, जैसे जिस तरह से भाजपा चाहती है उसी तरीके से, क्योंकि वहाँ तो विपक्ष के पास सत्ता नहीं है, तो वो उसकी काट नहीं कर सकता। ऐसी देखिए, हालत में वो क्या करेगा? आपने अभय जी बेरोज़गारी की बात करी। सबसे ज़्यादा युवा जो हैं वो हिंदुस्तान में बिहार में हैं। अभी हाल ही में वहाँ चुनाव हुआ और विपक्षी पार्टी ने कहा कि मैं रोज़गार दूँगा। ठीक है, उनके उसके नंबर पे आप असहमत हो सकते हो कि कितना नंबर आपने प्रॉमिस किया है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब जो बेरोज़गारी थी, वो इंस्टेंट मनी के आगे हार गई। आजकल लोगों को तुरंत चाहिए। एक ने कहा कि मैं आपको दूँगा, दूसरे ने कहा कि मैंने आपके खाते में भेज दिया। इंस्टेंट गीज़र की तरह राजनीति हो गई है इस देश की, कि आपने गीज़र ऑन किया, तुरंत गर्म पानी चाहिए। तो बेरोज़गारी के मुद्दे पे हर रोज़ एसएससी के पेपर लीक हो रहे थे, दूसरे एग्ज़ाम लीक हो रहे थे। पटना में लाठियाँ चल रही थी युवाओं के ऊपर, पुलिस के डंडे उनके ऊपर पड़ रहे थे, लेकिन क्या हुआ उससे? लोग नहीं रिलेट कर पाए, बेरोज़गारी का मुद्दा नहीं चल पाया। क्या 2014 में, 2019 में, 2024 के लोकसभा चुनाव में बेरोज़गारी का मुद्दा चला? नहीं चला। 2024 में देखिए आप कि अगर संविधान के मुद्दे पे इस देश का दलित साथ नहीं आता विपक्षी पार्टियों के, तो क्या बीजेपी 240 पे होती? नहीं होती। बावजूद इसके कि आपने जनवरी में चुनाव से ठीक पहले राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया, कहा कि हमने भव्य राम मंदिर बना दिए है। उसके बाद 3 महीने में ऐसी परिस्थिति देश में पैदा हुई कि संविधान के मुद्दे ने और बाबा साहब के संविधान को बदलने की बात जो देश में चली, उससे दलितों ने वो कुकर का जो प्रेशर था, उसको रिलीज़ कर दिया। और इसीलिए बीजेपी 240 पे आई। तो विपक्ष भी मुझे लगता है कि फँसा हुआ है। उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि हम किस विषय पे बात करें। कभी आप कहते हो कि चौकीदार चोर है, राफ़ेल की बात कर रहे हो, जनता उसको बाय नहीं कर रही है। तो फाइनली क्या अब ये मैं समझ लूँ कि धर्म की जो अल्टरनेट थी, जो कास्ट थी, वो जाति थी, इसलिए इन्होंने कास्ट सेंसस और ओबीसी की बात करी। धर्म में आप हिंदू-मुसलमान मतलब 80-20 कर रहे थे। जाति में भी तो अब जब आप ओबीसी की बात करते हो, वो भी तो 80-20 ही है। तो सफलता मिली विपक्ष को ओबीसी में, ओबीसी के कहा कि हमें कास्ट सेंसस करेंगे, हम समाज का एक्स-रे करेंगे, तो उससे ऐसा नहीं है कि इससे फ़ायदा नहीं मिला, मिला है। मुसलमान, दलित और ओबीसी वोट टूटा था बीजेपी से। लेकिन उसके बाद जो राज्यों के चुनाव आए, उसमें जिस तरीके से बीजेपी ने काम किया और जिस तरीके का रवैया विपक्ष का रहा, मुझे लगता है कि विपक्ष को अपने बारे में, अपने काम करने के तरीके में, अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाना चाहिए। क्योंकि जब आप युद्ध में हैं, आपकी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हो। आप अपना बेस शिफ्ट करते हो। आप या तो उस बेस को आगे लेके जाएँगे या पीछे लेके जाएँगे। लेकिन जहाँ से आप टारगेट हिट करना चाहते हो और अगर आप हिट नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे लगता है कि फिर आपको इस पे विमर्श करना चाहिए, इस पे गहरा मंथन करना चाहिए, सबको साथ बैठना चाहिए और छोटी-छोटी ईगोज़ को छोड़ना पड़ेगा विपक्षी पार्टियों को। मेरा मेरा ऐसा मतलब मानना है कि विपक्षी पार्टियों को भी ये सोचना पड़ेगा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए? चाहे राहुल गांधी हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे आदित्य ठाकरे हों, आज इन सब के लिए इवन अखिलेश यादव हों। अखिलेश यादव भी 2 बार चुनाव हार चुके हैं। राहुल गांधी 3 लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, राज्य हारते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कई चुनाव हार चुके हैं। शिवसेना ठाकरे का पता नहीं है क्या स्थिति है, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में इन सबको अगर ये एकजुट नहीं होंगे और ये सब अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी को नहीं हरा पाएँगे क्योंकि बीजेपी 24/7 वो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। उनके पास संसाधन हैं, उनके पास सरकारें हैं रिसोर्सेज़ हैं और उनके जो नेता हैं वो 24/7 रैली करने के लिए राज़ी रहते हैं। और उनकी एक बड़ी मशीनरी ऐसी है कि जो सिर्फ़ चुनाव ही लड़ रही है। तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि विपक्षी पार्टियाँ सेम स्ट्रैटेजी पे काम कर रही हैं। वो तो भला हो इस देश के दलितों का जिन्होंने बाबा साहब के संविधान के मुद्दे के कारण थोड़ा-सा बैलेंस किया और बीजेपी बहुमत से नीचे आई, सरकार एनडीए की बनी। नहीं तो अगर आप उनको इस बार भी पूर्ण बहुमत मिलता, तो आप देखते कि बीजेपी के भीतर से बड़े-बड़े चेहरे कैबिनेट से बाहर हो जाते। आज जो मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। कहीं गवर्नर होते, कइयों को वाइस प्रेज़िडेंट बना दिया जाता, ठीक है? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ संविधान के मुद्दे ने इन सबको बचाया। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, पीयूष गोयल, ऐसे बहुत सारे चेहरे थे।
तो ये जो संतुलन था इसने भी बड़ा बेनिफिट दिया है।